ये देखिए सिंपल सा लॉजिक है। होप सो माई स्किन विजिबल एवरीवन। हम बात कर रहे हैं लेयर्स की, या हम जस्ट बात करते हैं सर्विसेज की। हमारे इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में 2010 के बाद सर्विसेज को 3 पैरामीटर्स, यानी कि हमारे आईटी इंडस्ट्रीज को 3 पैरामीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो पहले भी थी, बट अब एक क्या कहते हैं ना, अब उसको एक लेमन लैंग्वेज में कहें तो एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है। पहले स्ट्रक्चर नहीं पता था, अब स्ट्रक्चर क्या दे दिया। सबसे पहला स्ट्रक्चर उन्होंने आईएएस का बनाया है, सेकेंड स्ट्रक्चर इज क्रिएट इन पीएएस, एंड थर्ड स्ट्रक्चर इज इन सेस। अब आईएएस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आईएएस जो है, और अगर मैं बात करता हूं पैस की, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा जो आता है सेस भी क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट इट इज यूज फॉर एंड यूजर, यूज फॉर एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब है कि इनको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटीज, तो साइबर सिक्योरिटी पे जो भी काम कर रहा है उनकी लेयर कौन सी है, सेस। बट साइबर सिक्योरिटी वालों को कोर नॉलेज आईएएस की होनी चाहिए। गॉट इट? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का काम है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। एंड यूजर मतलब कि वो किसी अदर लोकेशन पे बैठ के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कैन कर रहे हैं, उसके लूप होल प्रोवाइड करा रहे हैं, और लूप होल प्रोवाइड कराने के बाद उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट? सो लूपिंग देखना ही तो हमारा काम है। हैकिंग में क्या है कि दो टाइप से, एक हैकर्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं। एक होते हैं जो लूप्स क्रिएट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रैकर्स। एक होते हैं हैकर्स जो हमारे लूप को अवॉइड कराने में हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे वीक पॉइंट्स को बताएंगे, जिसको हम क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, हमारी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रीज़न है कि आज अगर मैंने कोई कंपनी खोली है तो मैं अपनी ही कंपनी को हैक कराने के लिए हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग वाले को यूज़ करूँगा। वाई? इसलिए कि सिंपल सा है कि आप मेरी साइट्स को, मेरी कंपनी के नेटवर्क को हैक करिए, और जहाँ पर भी लूप आ रही है वहाँ पर आप सिक्योरिटी बिल्ड करिए। लेकिन अगर उसको अब हैक करना है तो सिंपल सा है, हैकिंग वाले के लिए 2 पैरामीटर्स आते हैं कि उसको 50% नॉलेज ऑफ पैस की होनी चाहिए, एंड नाउ उसको 90% नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए। अगर उनको ये 2 चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो साइबर सिक्योरिटी वाले काम तो नहीं कर पाएंगे, इजी नहीं होगा उनके लिए काम करना, उनको बहुत टफ काम करना होगा, और बट उनको यहाँ पर क्या, काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। सो सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक ये आता है कि गाइस, साइबर सिक्योरिटी का मतलब है एक बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एन नंबर ऑफ सर्वर्स लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइस, राउटर्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं, फायरवॉल्स लगे हुए हैं, हजारों कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना ये मेनली साइबर सिक्योरिटी वाले का काम होता है। बट सबसे पहले इन सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज होनी तो चाहिए उसे। प्रोटेक्ट तो तभी करेगा ना कि डॉक्टर किस बीमारी का इलाज करेगा, पहले उसको बीमारी के बारे में पता होगा तभी तो इलाज करेगा। या डायरेक्ट आप जाओ, भैया मुझे ये बीमारी है, वो आपको हाजमोला की गोली दे दे, सही हो जाओगे? सो यहाँ पर जो आप लोगों की स्टडी है ना, वो कुछ हाजमोला की गोली वाली है। कुछ लोगों ने किसी के इंटरेस्ट, देखिए अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको 3 से 4 चीज़ें और ऐड ऑन करनी पड़ेंगी अपनी प्रोफाइल के अंदर। एक काम करना और एक गाड़ी चलाना, एक गाड़ी सीखना और एक गाड़ी चलाना, दोनों में फ़र्क है। गाड़ी सीखते वक्त आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास लाइसेंस हो या ना हो, रूल्स पते हैं या नहीं, बट आप जब गाड़ी चलाओगे ना तो आपके पास लाइसेंस भी ज़रूरी है, ट्रैफिक रूल्स भी ज़रूरी हैं, गाड़ी के सारे फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको कोई गाड़ी सिखा रहा है तो सिखाने वाले को तो रूल्स रेगुलेशन सब पता है, तो आपका ध्यान सिर्फ किस पे होता है, गाड़ी चलाने पे रहता है। लेकिन जब आप गाड़ी खुद से ड्राइव करोगे अकेले,
तो आपको वो ट्रैफिक रूल्स भी समझने पड़ेंगे, गाड़ी के फंक्शंस भी समझने पड़ेंगे और उसको चलाना भी सीखना पड़ेगा, और उसकी जो डिपेंडेंसी है वो सारी चीज़ आप पे डिपेंडेंट है। यस या नो? कि जब तक आपके साथ आपके पेरेंट्स चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप पेरेंट्स बनोगे उस समय सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सो नाउ आईएएस लेयर की अगर हम बात करते हैं, सो किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी टास्क को करने के लिए वी नीड दिस 3 पैरामीटर्स, हमें इन 3 पैरामीटर से निकलना होता है। अब इन 3 पैरामीटर्स में से लाइक कि अगर मैं आलम से पूछता हूँ कि आलम आपने जो कोर्स ज्वाइन करा है वो किस लेयर का है, या मैं मुकुल से पूछता हूँ मुकुल आपने जो कोर्स करा है वो किस लेयर का है, तो यहाँ 3 लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स में से आप जो अपनी स्टडी कर रहे हो, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर सर्विस। आपके पास अगर इंटरव्यू आता है तो आप किस लेयर का इंटरव्यू देंगे? गॉट इट। सो आप किस लेयर पर हो, तीनों में फ़र्क है ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो स्टडी कर रहे हैं, जो हमने पढ़ाई करी है, वो किस लेयर से रिलेटेड है। अगर आपकी, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल लेयर 1 है, अब लेयर 1 पे एक लेयर को कंप्लीट करने में मैं कहता हूँ 100% चाहिए। अगर आपने उस पर्टिकुलर लेयर का 1% ही पढ़ा है तो क्या आप उस लेयर का इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे? है ना। तो सेम अगर मैं बात करता हूँ आईएएस लेयर की, तो आईएएस लेयर्स हमारी कोर लेयर है, यानी कि कुछ भी काम करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इस कोर लेयर से निकलना होगा। इस पर्टिकुलर कोर लेयर्स की जो प्रोफाइल होती है वो यहाँ पर होती है हमारी एडमिन्स की, यानी कि इसको हम ऑपरेशन टीम बोलते हैं, और ऑपरेशन टीम के अंदर जो हमारी प्रोफाइल्स बनती है वो बनती है एडमिन की। अब एडमिन कौन सा? वो आपका पर्टिकुलर सिस्टम एडमिन भी हो सकता है, आप हार्डवेयर एडमिन भी हो सकता है, आपका नेटवर्क एडमिन भी हो सकता है, सिस्टम एडमिन, हार्डवेयर एडमिन, नेटवर्क एडमिन, वो आपका सर्वर एडमिन भी हो सकता है। गॉट इट ना। वो आपका क्लाउड एडमिन भी हो सकता है, वो आपका वर्चुअलाइजेशन एडमिन भी हो सकता है, वो आपका सिक्योरिटी एडमिन भी हो सकता है, वो आपका लाइक डेवऑप्स एडमिन भी हो सकता है, कंटेनर एडमिन। तो एन नंबर ऑफ प्रोफाइल्स यहाँ पे निकलती है, यानी कि ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, दीज ऑल पैरामीटर्स रिलेटेड टू आईएएस, यानी कि आईएएस लेयर्स के अंदर इतनी सारी पॉइंट्स निकलते हैं। अब आप सिस्टम में जाएंगे तब सिस्टम में भी 4 मॉड्यूल आ गए, तो 4 मॉड्यूल्स का मतलब है 4 एडमिन्स बनेंगे। नेटवर्किंग पे जा रहे हैं तो नेटवर्किंग के अंदर भी आ रहा है कि आप बेसिक L1 नेटवर्किंग पर हो या L2 नेटवर्किंग पर हो या L3 पर हो, यानी कि आप बेसिक लेयर 1 नेटवर्किंग यानी कि अपना डेस्कटॉप सपोर्ट की प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, या आप लाइक कोर नेटवर्क पे काम कर रहे हो, या आप पर्टिकुलर फायरवॉल पे काम कर रहे हो। गॉट इट। सो दीज आर द लेयर्स नेटवर्क। इसी तरीके से सर्वर, लाइक आप लिनक्स के सर्वर पे काम कर रहे हो, या आप विंडोज़ के सर्वर पे काम कर रहे हो, आप मैक के सर्वर्स पे काम कर रहे हो, आप CentOS यूज़ कर रहे हो, रेड हैट ले रहे हो, तो नाउ यू नीड कि आपको पता होना चाहिए कि सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। क्लाउड सेम एज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कि आप पर्टिकुलर AWS क्लाउड पे कर रहे हो, पब्लिक क्लाउड में काम कर रहे हो, प्राइवेट क्लाउड पे कर रहे हो, हाइब्रिड क्लाउड पे कर रहे हो। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कंपनी का स्ट्रक्चर है वो लाइक हाइब्रिड मॉडल पे है, या लैन मॉडल पे है, या वैन मॉडल पे है, या इंटरनेट पर है, किस मॉडल पे वो काम कर रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी तो उसी के हिसाब से होगी ना। सिंपल सा है कि आज मुझे किसी को एक्सेस देना तो पहले तो मुझे जानना पड़ेगा ना वो काम क्या कर रहा है, यस या नो। उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही तो मैं उसको परमिशन दूंगा ना कि भाई ठीक है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये 4 चीज़ें और आपको एड ऑन कर रहा हूँ। अब हम बोले कि छोटा बच्चा है 2 साल का, क्या आप उसके हाथ में चाकू दे सकते हो? नीड के अकॉर्डिंग है ना। क्या आपको उसके हाथ में कोई ऐसी लोहे की या कोई छोटी चीज़ें दे सकते हो गोली टाइप की कि वो मुंह में सटक ले?
उन सबको उससे दूर रखोगे ना, दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटी। कि आपको पता है कि वो छोटा बच्चा है, उसको उन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो हम क्यों इन चीज़ों को इसको दें। सेम कॉन्सेप्ट हमारे सिक्योरिटी के अंदर भी आता है, सेम कॉन्सेप्ट हमारे क्लाउड में भी आता है। यानी कि हमें इन सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी जब तक आप साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर। आज के टाइम पे आज के टाइम पर आपको ये जो पैरामीटर्स हैं, इन सारे पैरामीटर्स का मिनिमम से मिनिमम 40% थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। कितने परसेंट? 40%। और अगर 40% नॉलेज नहीं है आपको इन सारे पैरामीटर्स का, बता रहा हूँ A to Z, तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। अब 40% में से गिने चुने 5 टॉपिक्स बता रहा हूं जो 40% को कवर कर देंगे, और वो पांचों के पांचों टॉपिक्स इन सारी चीज में से कॉमन है। वो जो 5 टॉपिक्स हैं वो इन सारे के सारे चीज़ों का क्या है? कॉमन है। यानी कि आप इनमें से कुछ भी चीज़ की स्टडी करते हो या कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो यहाँ पर वो 5 पैरामीटर्स हैं जो कि आपको हर जगह आएंगे ही आएंगे। यानी कि 5 पैरामीटर्स, यानी कि वो 5 पैरामीटर्स आपकी 40% चीज़ को क्या कर देते हैं? आसान कर देते हैं। और वो 5 पैरामीटर्स जो हैं, दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आप नेटवर्क सिस्टम एडमिन भी बनते हो, नेटवर्क एडमिन बनते हो, हार्डवेयर, तो हार्डवेयर में आ गया कंप्यूटर्स के हार्डवेयर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल लाइक रैम, सीपीयू, मेमोरीज, क्योंकि अगर इनके अंदर प्रॉब्लम्स आएगी तो आपका सर्वर ही ऑन नहीं होगा। रैम का यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सर्वर क्या होगा? हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चिपसेट का है। तो नाउ कि आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको हम ए प्लस कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेसिक। कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़, किस पर्टिकुलर कार्ड से, किस पर्टिकुलर चिपसेट से क्या मेरा सिस्टम का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। अब आपके सिस्टम में रैम नहीं है, आप लैपटॉप ऑन करा रहे हो, अपने लैपटॉप में स्क्रीन ही नहीं आ रही, तो आपको पता तो होना चाहिए कि यार इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो आप क्या छोटी छोटी ट्रबल शूटिंग्स खुद से कर सकते हो किसी भी डे। नेटवर्किंग, नाउ डे 1 से आप वाईफाई यूज़ करते हो, लैन का है, वैन का कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। यानी कि सबसे पहले हार्डवेयर आता है कि अगर हमें एक कंप्यूटर चाहिए तो कुछ कंप्यूटर्स के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या हार्डवेयर चाहिए। सपोज करिए आई एम यूजिंग द 2 कंप्यूटर्स। अब ये 2 कंप्यूटर्स हैं, इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए चलाने के लिए हमने कहा ठीक है यार, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड दिस पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो है वो हमारी क्या है, लाइक हमें यहाँ पे सीपीयू चाहिए होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है, रैम की रिक्वायरमेंट्स होती है, मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है, गॉट इट, और एसएमपीएस हमें चाहिए होता है। सो दीज आर द सम पैरामीटर्स, ठीक है ना, बायोस होती है। सो दीज आर द 4-5 पैरामीटर्स। आप हार्डवेयर में सिर्फ इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ लो, 6 चीज़ों के बारे में। मैं नहीं कहता इसके अलावा कुछ और पढ़ने की होता है। हार्डवेयर में ये 6 ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको। इस कंप्यूटर के अंदर ये 6 पैरामीटर्स हैं। एसएमपीएस जो आपकी पावर सप्लाई है, बायोस जिससे आपका पूरा इंटायर सिस्टम कंट्रोल होता है, जितनी भी चिपसेट्स हैं, जितनी भी चिप्स लगी हुई हैं, सीपीयूज हैं, उन सबको कम्युनिकेशंस कराने का काम बायोस का होता है। मदरबोर्ड जो बड़ा सा चिपसेट रहता है जिसके ऊपर फैन लगा रहता है, वो मदरबोर्ड होता है, जिसके अंदर पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, लाइक जो पीछे आप कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जो उनके पोर्ट्स होते हैं। रैम जिसके थ्रू हमारी स्क्रीन आती है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं। सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो इंटायर लाइक कहते हैं ना हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोलर है वो हार्ट है, तो दैट इज कॉल्ड द सीपीयू इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सो एटलीस्ट इन 6 पैरामीटर्स के बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, जिसको मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल, मैं नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल भी क्या है, हार्डली 10 मिनट का प्रैक्टिकल नहीं है इसका, क्योंकि आजकल वो रिपेयरिंग वाला काम तो है ही नहीं। आजकल क्या है, प्लग एंड प्ले है, रिमूव करो और नए लगा दो। सेकेंड पॉइंट है कि आपने इन सब की हेल्प से क्या करा, एक सिस्टम को रेडी करा। नाउ यू कैन रेडी दिस कंप्यूटर। अब सिस्टम को रेडी कर दिया आपने, 2 सिस्टम्स यहाँ पे लगा दिए। एक मिनट,
मुझे लगेगा 10-15 मिनट। नाउ कि यहाँ पर आपने क्या करा, सिस्टम्स को रेडी कर दिया। अब सिस्टम्स को आपने रेडी कर दिया, आपने क्या करा, PC1 मार्केट से खरीदा, उसमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग रैम वगैरह, हार्ड डिस्क, रैम, मदरबोर्ड, SMPS, बायोस ले लिया आपने, i5 लिया, i7 लिया, जो भी लिया आपने, 8 GB रैम, 2 GB रैम, आपने हार्ड डिस्क में भी SSD लिया है, 1 TB लिया है, 2 TB लिया है, वो सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके पास। बायोस वर्जन कौन सा लिया है आपने, वर्जन एडिशन 9 लिया है, 10 लिया है, 11 लिया है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका आता है। लाइक आपने 2 पीसीज करे, अब 2 पीसीज हैं, ये आपका हार्डवेयर का काम खत्म। अब सेकंड काम स्टार्ट होता है नेटवर्किंग का। अगर आप इनके बीच में कम्युनिकेशंस कराना चाहते हैं, तो नाउ यू नीड अ गुड नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग। आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे नेटवर्किंग की नीड पड़ेगी, यानी कि आपको दोनों कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जब नेटवर्किंग में जाएंगे तो नेटवर्किंग के पैरामीटर्स क्या हैं? तो नेटवर्किंग के पैरामीटर्स से सबसे पहले कनेक्शन, यानी कि फिजिकल कनेक्शन है, वर्चुअल कनेक्शन है। दूसरे नंबर पे आईपी, सबनेटिंग, प्रोटोकॉल, गेटवे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी कि अगर आपको नेटवर्क कम्युनिकेशंस करना है तो नेटवर्क कम्युनिकेशंस के लिए आपके पास ये आपके पैरामीटर्स होने चाहिए, यानी कि यू हैव अ गुड नॉलेज। और ये जो 40% चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इन सारी टेक्नोलॉजी में, वो यही 4 चीज़ें हैं कि आपके सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, आपके सर्वर्स कनेक्ट हैं, आपका क्लाउड कनेक्ट है, आपकी वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट हैं, आपकी सिक्योरिटी है तो कौन से नेटवर्क पे आपके सर्वर कनेक्ट हैं। क्योंकि आपके नेटवर्क में किसी को आना है तो वो इसी रास्ते से ही आएगा। गॉट इट? यानी कि आपके कंप्यूटर तक अगर किसी को पहुंचना है तो अगर आप किसी बाहर की चीज़ से कनेक्ट हैं तभी वो आपके कंप्यूटर तक पहुंच पाएगा ना। आप अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाओ मत तो क्या हैकिंग होगी? इज इट पॉसिबल? बट अब आप अगर बाहर के किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो गए तो डेफिनेटली है कि बाहर नॉन और अननोन हर टाइप्स के बंदे हैं जो आपके नेटवर्क को क्या करेंगे, लॉस भी करेंगे। तो क्या कहते हैं, जब हम कहते हैं ना, अभी जब भी हम कोई यूट्यूब या कुछ भी चलाते हैं तो अननेसेसरी की एड्स हमारे पास आ जाती है, वो क्या अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ हो सकता है कि हैकर्स हों, उन्होंने अपनी एड्स चला रखी हैं, आप उस पर क्लिक करो, वो आपके कोई भी वायरस वगैरह छोड़ दें, आपके डेटा को क्रैक करना शुरू कर दें। तो हैकर ये नहीं, हैकर्स का सिंबल्स है वो आपके डेटा को सिर्फ आपसे लेना चाहेंगे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। अब डेटा क्या हो सकता है, आपकी पर्सनल डिटेल चली गई। पर्सनल डिटेल में क्या हो गया, सिंपल सा है कि लाइक आपने अपने सिस्टम में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट्स वगैरह इन सब की फ़ोटोकॉपीज रखी हुई है स्टेटमेंट्स की, ठीक है, आपने इनके अपने डॉक्यूमेंट्स की क्या है फ़ोटोकॉपी वगैरह खींच के रखी हुई है। अब क्या करा, वो उस ड्राइव तक पहुंच गया, उसने वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। अब उसके बेस पे वो आपकी इंफॉर्मेशन देख सकता है, आपके पेरेंट्स की डिटेल मिल जाएगी उसको आपके डॉक्यूमेंट से, आपने क्या करा हुआ है। अब आपको कोई कॉल करे, अच्छा आपका नाम ये है पर्टिकुलर, ओके आपने ये करा हुआ है, ये आपका आधार कार्ड नंबर है, या आपका पैन कार्ड नंबर है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप पर्टिकुलर इस स्कूल में पढ़ते हो, या आपके फादर का नाम ये है, ठीक है ना, आपका बैंक अकाउंट इसमें है। तो आप कहेंगे यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन किसी के पास है तो वो तो नो नहीं है, यस या नो। सो सिंपल सा है कि वो सारी की सारी जो चीज़ें आती है ना वो इन्हीं से आती है, लाइक कनेक्शंस कि आप लैन में हो, वैन में हो, ठीक है ना, आईपी, सबनेटिंग, प्रोटोकॉल्स, गेटवे, इन सारी चीज़ के थ्रू वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। और इन साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में ये 4 पैरामीटर्स ही हैं सिर्फ, इन 4 के अलावा 5वां कोई पैरामीटर्स पढ़ना ही नहीं है। गॉट इट? यानी कि कनेक्शंस को सिक्योर करना, कौन से आईपी यूज़ होंगे, कौन से आईपी यूज़ नहीं होंगे, उनको सिक्योर करना, प्रोटोकॉल्स कौन से अलाउड करने हैं, कौन से अलाउड नहीं करने हैं, गेटवे यानी कि राउटर है, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, वीपीएन है, कौन सा कम्युनिकेशंस आपकी कंपनी यूज़ कर रही है। सो दीज आर द पैरामीटर्स इज अवेलेबल। और ये पैरामीटर्स हर जगह है, क्योंकि हर जगह क्लाउड के अंदर भी क्या होगा, कम्युनिकेशन आएगा, बट वहाँ पर क्या आएगा, वर्चुअल कम्युनिकेशन आएगा। तो वर्चुअल कम्युनिकेशन आएगा तो डेफिनेटली कि आपको वर्चुअल कनेक्शंस के बारे में, वर्चुअल आईपीस किस तरीके से देंगे, वर्चुअल प्रोटोकॉल्स कैसे यूज़ करेंगे, गेटवेज किस तरीके से वर्चुअल यूज़ करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वर्चुअलाइजेशन इज कॉल्ड अ हाइब्रिड, यहाँ पर आपका फिजिकल और वर्चुअल दोनों चीज़ें आ जाएंगी एक साथ।
यानी कि आपको फिजिकल स्विचेस के बारे में भी पता होना चाहिए, फिजिकल राउटर के बारे में भी पता होना चाहिए, फिजिकल वाईफाई के बारे में पता होना चाहिए, प्लस आपको वर्चुअल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या हाइब्रिड मोड पे काम हो रहा है। सिक्योरिटी यानी कि इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी, तो अब सिक्योरिटी क्या लगाओगे, आप अपने आईपी को प्रोटेक्ट करोगे, आप अपने प्रोटोकॉल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास आपके घर तक पहुंचने का आपको पता है कि ये एक मेन दरवाजा है, यस या नो। तो ये जो दरवाजा दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। तो पहले तो आप अपने गेटवे को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई आएगा या कौन नहीं आएगा। दूसरा, योर लेग्स इज अ प्रोटोकॉल्स, आपको पता है कोई भी आएगा तो पैरों पे चल के ही आएगा, तो उसका इलाज क्या करना है कि किसके पैरों को अलाउड करना है और किन पैरों को अलाउड नहीं। तीसरा, आपका एड्रेस, अगर वो आएगा यानी कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लूप आपके पास होगा। आपने सारी चीज़ें प्रोटेक्ट कर दी, XYZ आपने पूरे, अब कहता हूँ मैं, आपने अपने पूरे घर को प्रोटेक्ट कर दिया। पहले भी मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने पूरे के पूरे घर को प्रोटेक्ट कर दिया, बट आपके पास एक जगह है जहाँ से आपका सीवर का कनेक्शन है, एक नाली है, वहाँ से उसने कोई सांप वगैरह छोड़ दिया फॉर एग्जांपल, वो आपके घर में पहुँच गया, वाया सीवर लाइन, कीड़े मकोड़े वटेवर। अब आप क्या करोगे, मारोगे, मारोगे तो उसे फेंकने के लिए बाहर आओगे ना, उसके लिए क्या करोगे, आप अपने गेट खोलोगे, यस या नो। जब गेट खोलेंगे तो बस उसके लिए इतना ही रास्ता काफ़ी है, क्योंकि उसने बोला कि आधी चीज़ें तो मैंने उस सांप की जगह भेज दी, क्योंकि आप जैसे ही उसको मारोगे तो उसके जो बैक्टीरिया हैं वो फैलेंगे घर में। तो आप सांप को तो फेंक दोगे, लेकिन जो हिडन बैक्टीरिया हैं वो तो आपने नहीं देखे ना। आप क्या करोगे, स्प्रे करोगे, वो करोगे, वो करोगे कि यार ये सारी चीज़ें हैं, इन सबको स्प्रे वगैरह करोगे तो वो सारी चीज़ों को आप अलग करोगे। इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी अनवांटेड मेल आती है, अनवांटेड लिंक आता है, तो कहते हैं उस पर कभी क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब उसको क्लिक कर लेंगे तो फ्रंट में तो आपको दिख जाएगा फॉर्म भरो, लेकिन बैक एंड में वो ऐसा एक सॉफ्टवेयर रन कर चुका होगा जो पूरे के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेगा। आपको नहीं पता लगेगा, सामने वाले के कंट्रोल में आपका सिस्टम होगा, आपकी हर एक्टिविटी को क्या कर रहा होगा, ट्रैक कर रहा है। और आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो फिर वो आपसे कहेगा कि आप पेमेंट करिए, पेमेंट नहीं करते तो मैं इनको लीक कर देता हूँ, यस है नो। अब कोई अपने मम्मी पापा की नज़र में बहुत ज़्यादा शरीफ है, बट उसका कोई चक्कर पता लग जाए, क्या क्या घर पे बताऊंगा तो दंगे हो जाने हैं, इससे बढ़िया इसके लिए पेमेंट का जुगाड़ करता रहता हूँ। क्यों भाई, आप में से कितने ऐसे? सो गाइस, दिस इज अ लेयर ऑफ द IAS। अब इसी लेयर्स को, जो ये IAS लेयर है ना, इसी लेयर्स को यहाँ पर मैंने क्या डाला है कि ये आपके प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि इस पर्टिकुलर लेयर को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि IAS इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स खासकर साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए, यानी कि अब आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स कौन सा है। जहाँ तक है यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 99 नहीं 100% स्टूडेंट्स का कोर्स यही है। किसी ने सर्वर ले रखा है तो सर्वर में उसने क्या ले रखा है, लिनक्स है, विंडोज़, दोनों सर्वर्स उसके पास है, यस या नो। यानी कि आपकी जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, IAS की। क्लाउड आपने ले रखा है तो कोई, किसी ने अजूरे ले रखा है तो किसी ने AWS लिया हुआ है, किसी ने GCP लिया हुआ है, yes or no? So this is a part of the IAS layer। किसी ने सिक्योरिटी ले रखी है तो सिक्योरिटी में किसी ने क्या ले रखी है, किसी ने बेसिक सिक्योरिटी ले रखी है, तो किसी ने क्या ले रखा है, साइबर सिक्योरिटी ले रखी है। बेसिक सिक्योरिटी लाइक का जो हम अपने नॉर्मल फायरवॉल पे काम करते हैं, विंडोज़ फायरवॉल्स पे काम करते हैं, लेकिन किसी ने एडवांस सिक्योरिटी मॉड्यूल ले रखा है कि इससे आगे और भी सिक्योरिटीज में क्या क्या पैरामीटर्स है। लाइक किसी ने डॉकर कंटेनर्स पे काम कर रखा है, यानी कि डेवऑप्स का पार्ट है यहाँ पर। तो डेवऑप्स इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स, बट यहाँ पर मैंने जो है सिर्फ डॉकर डाला है, तो डॉकर जो है वो IAS का ही पार्ट है, करेक्ट। सो यहाँ पर ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। नाउ कि अब आप देखिए कि अगर कोई क्लाउड आता है लेकिन उसको नेटवर्किंग नहीं आती है, उसको सर्वर की नॉलेज नहीं है, क्लाउड करने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि
मैं कहता हूँ इन सारी चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अगर यहाँ पे 10 पैरामीटर्स है दैट इज़ 100%। अब आप सिंपल सा है कि अगर आप क्लाउड यानी कि हर चीज़ को मैंने 10% में डिवाइड कर दिया। अब अगर आप क्लाउड कर रहे हैं, आपको सर्वर नेटवर्किंग हार्डवेयर नहीं आता है, आपको वर्चुअलाइजेशन का पार्ट नहीं पता है, नाउ कि आपके पास सिर्फ 10% ही नॉलेज है। अगर आप हार्डवेयर कर रहे हो खाली, या आप खाली नेटवर्किंग कर रहे हैं, आपको अदर पैरामीटर्स नहीं पता, तो भी आपकी नॉलेज क्या है, 10% ही है। दिस इज अ कंबाइंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पर सर्वर भी होगा, वहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क भी होगा, यस या नो, वहाँ पे स्टोरेज भी होगा, वहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी। तो सिंपल सा है कि जब ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है तो एक चीज़ पढ़ने से कुछ मिलेगा। अब या तो आप सेल्फ स्टडी करिए या पंपिंग करिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैसा देने से बेटर है नाउ यू कैन गो विद द सेल्फ स्टडी, क्योंकि पैसे दे के भी आप उतना ही पढ़ोगे जितना आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हो, क्योंकि हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बन रहा है ना, तो उसको मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। अगर किसी को क्लर्क बनना है तो उसको इतना नहीं पढ़ना। आईएएस आईपीएस की ज़्यादा आई होती है मेरे को लगता है, ठीक है ना। तो डिपेंड्स करता है, किसी को डॉक्टर बनना हो, डिपेंड करता है कि ना हो कि आप अपने आप को किस पर्टिकुलर लेवल पे देखना चाहते हैं। तो पहले तो आप अपना एम सेट करो, यार मुझे जाना कहाँ है। अननेसेसरी की 20 चीज़ों पर पैर रख के आप चल रहे हो कि यार ये चीज़ नहीं होगी तो मैं इसमें घुस जाऊंगा, ये चीज़ नहीं होगी तो इसमें ना हो कि आप परफेक्ट नहीं होंगे। मैं अगर कहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, अगर वो उतना डेडिकेटेड तरीके से, जिस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, उतना डेडिकेटेड तरीके से अगर आईटी इंडस्ट्री में दे देना, तो गवर्नमेंट जॉब में जितना तुम 10 साल में कमाओगे ना, उतना 2 साल में कमा के निकल जाओगे। जितना 10 साल में कमाओगे, और इवन अपनी गवर्नमेंट जॉब के पूरे 30 साल में तुम जितना कमाओगे ना, उसका मल्टीप्लाई 20 गुना आप 5 साल में 10 साल में कमा के निकल जाओगे। दिस इज अ डिफरेंस। लोग बाग गवर्नमेंट जॉब को अच्छा बोलते हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब को सबसे बेकार बोलता हूँ। सबसे बेकार और घटिया अगर कोई जॉब है तो मेरी नज़र में वो गवर्नमेंट जॉब है, जो इंसान को आलसी बनाती है, इंसान को आगे बढ़ने नहीं देगी, इंसान को एक ऐसा कंफर्टेबल जोन दे देती है कि मेरी जॉब सेफ है, मेरे को 30, 40, 50 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, पूरी ज़िंदगी वो डर के निकालेगा, किसी लड़ाई झगड़े में वो शामिल नहीं होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, और उसका स्टैंडर्ड हमेशा प्राइवेट जॉब वाले से डाउन रहेगा। एक गवर्नमेंट जॉब वाले का स्टैंडर्ड देख लो, एक डॉक्टर का स्टैंडर्ड देख लो, आप एक इंजीनियर का स्टैंडर्ड देख लो, और एक आप नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब वाले का स्टैंडर्ड देख लो, आपको खुद उसके स्टैंडर्ड से पता लग जाएगा। ना कि अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आईएएस आईपीएस बड़े लेवल की करो। गवर्नमेंट जॉब है तो एक बड़े स्ट्रक्चर, बड़े लेवल पे जो जॉब है ना, वो गवर्नमेंट जॉब है। ये छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम अपना इतना बड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बेवकूफ़ी है ना। आप करो ना, आप जेई की तैयारी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप आईपीएस की तैयारी करो। वो छोटी छोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लगे रहते हैं ना, जहाँ पे 30, 40, 45 हज़ार तनख्वाह है, उसके चक्कर में अपने 30 साल तक की एज खराब कर देते हैं। और उनको पता है श्योरिटी नहीं है मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर क्या है ना, कहीं ना कहीं फिर वो प्रॉब्लम आती है। फिर वही बच्चा क्या होता है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी उसके पास जॉब नहीं होती, तो वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार हमने इतनी स्टडी करी, अब आज टीचर्स हैं, सीटेट, यूपीटेट, पता नहीं क्या क्या कर करके बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है। क्यों भाई, प्राइवेट स्कूल नहीं है क्या? मतलब उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में जॉब कर सकें। हकीकत बात बताओ, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं ना, उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम प्राइवेट के लिए बने हैं। प्राइवेट वाला एक बार को गवर्नमेंट जॉब पे लग जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला प्राइवेट में 10% चांस है कि उसको जॉब मिल जाए, क्योंकि उसकी थिंकिंग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ही बनी हुई है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाला दोनों सेक्टर्स को इक्वली लेके चलता है। वो प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। उसने सोचा हुआ है यार, नहीं यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो
गवर्नमेंट जॉब वाला क्या कहते हैं घर वाले, अरे पढ़ ले गवर्नमेंट जॉब लग जा, अच्छा खासा दहेज मिल जाएगा, क्यों भाई? तो गाइस दिस इज द पैरामीटर्स, करोड़ों रुपए इसके पैकेज हैं यहाँ पर। इतनी चीजें पढ़ के अगर किसी का लक लग गया ना इंडिया से बाहर जाने का, सिर्फ 2 साल के लिए भी चले गए, तो ना मजे की जिंदगी जियोगे। 19 लाख स्टार्टिंग सैलरी 17-18 लाख रुपए है यार। 2 साल के 1 साल के बंदे के एक्सपीरियंस को 17 से 18 लाख रुपए का पैकेज है। ये तो 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को बोल रहा हूँ। सर मिला है ना, वो 18 लाख। अब खुद देखो 18 लाख यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए। किस गवर्नमेंट जॉब में 1.5 लाख रुपए मिल रहा है 1 साल के अंदर? और ज्यादा नहीं सर, ठीक है ना? ओनली इससे ऊपर के ना सिर्फ 1 लाख मिल रहा है ना, 5 साल बाद IAS की तनख्वाह क्या हो जाएगी? 4 लाख रुपए। यहाँ पे 5 साल का कम से कम 7-8 लाख रुपए महीने लोगे आप। फिर और ज्यादा नहीं सर, पता कितना ऊपर से क्लाउड से लेकर और सिस्टम में सीखना आपको, तो ब्रीफली सीखना है, जितना सीख गए ना वही तो है ना, वही तो मेंटेलिटी है कि ऊपर की कमाई है। एक कंपाउंडर बन जाओ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कितनी कमाई हो जाएगी पूरे दिन में? 1000 रुपए, 2000 रुपए। पुलिस वालों की ऊपर की कमाई होती है, क्या कहते हैं लोग बाग पता है ना? जिसकी भी 2 नंबर की कमाई है वो पछती नहीं है, ठीक है ना भाई? मैं सिंपल सा लॉजिक कहता हूँ कि 2 नंबर की कमाई चाहे मेरी हो या किसी की भी हो, कभी पछती नहीं है। जो आपकी एक फिक्स इनकम आती है ना, वैलिड वही होते हैं। तो सिंपल सा है कि आप ऐसे पैटर्न, अपनी ऐसी एजुकेशन को अपने साथ कनेक्ट करो। यार तुम्हारे अंदर स्किल्स है, अगर आपके अंदर टीचिंग की स्किल है तो नाउ बहुत पब्लिक या प्राइवेट, क्यों प्राइवेट का वेट, पब्लिक का वेट कर रहे हो? प्राइवेट में अप्लाई करो ना, जब पब्लिक आए, प्राइवेट गवर्नमेंट आएगी तो अप्लाई कर देंगे। बट वो गवर्नमेंट के चक्कर में प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी, वो गलत है। हमारे यूपी हरियाणा में 80% बंदा ऐसा है जो कि गवर्नमेंट के चक्कर में प्राइवेट भी नहीं छोड़ रहा और फिर उनकी एज निकल जाती है। फिर कहते हैं सर मैंने बीटेक करा हुआ है, मैंने ये करा हुआ है, मैंने ये करा हुआ है, बट मेरे पास जॉब नहीं है। या इतनी सारी चीज़ें, मैंने ऐसे बंदे भी देखे जिन्होंने यूपीएससी का भी तैयारी करी है, एग्ज़ाम नहीं निकला। मैंने कि भाई क्या करा यार, बस सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीए का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने कि भाई नॉर्मल जाके अकाउंटेंट की जॉब कर ले। ये कहाँ लिखा है कि सीए का पेपर क्लियर होगा तभी तुझे जॉब मिलेगी? तो गैस आप लोग भी यही देखिए कि एक टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट मत रहना, ऑलवेज प्लान बी रखिए। आप ये रखिए कि अगर 3 साल आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, 2 साल, इन केस अगर 2 साल बाद जॉब नहीं मिली तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि यहाँ नहीं मिली तो मैं यहाँ पे जॉब में लग जाऊंगा। बट क्या है कि आप वन साइडेड ही अपना पूरा टाइम दे रहे हो, एक ही तरफ दे रहे हो, तो 2 साल के बाद आपकी खुद मेंटेलिटी खत्म हो जाएगी कि अब आपका खुद अंदर से कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो चीज़ ना बने। सो यहाँ पर पहला पैरामीटर्स आता है कोर का, यानी कि आपने जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद डेवऑप्स या साइबर सिक्योरिटी या इथिकल हैकिंग करी हुई है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि इन सारी चीज़ों को आप जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। इन सारी चीज़ से रिलेटेड आपके रिज्यूम में मेंशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटीज़। साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये पार्ट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके मॉड्यूल्स में ये चीज़ें नहीं हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जो डिज़ाइन करा गया है वो कोर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, कि जो बंदा 4 से 5 साल से सर्वर्स पे, नेटवर्क पे, इन सब पे काम कर रहा है तो उसको इंफ्रा की नॉलेज परफेक्ट हो चुकी है ना। अब उसको अपने एडवांस मॉड्यूल में जाना है तो वो किस में जाएगा? सिक्योरिटी मॉड्यूल में मूव होएगा, हाउ टू प्रोटेक्ट। गॉट इट? कि कहते ना कि अभी तक मुझे क्या घर बनाना आता है, अब मुझे इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं, गार्ड बिठाना है, ऊपर टेरेस पे चारों तरफ क्या करना है? एक कांटेदार तार लगाने हैं, तभी तो प्रोटेक्शन होगा। यस या नो? सो सिंपल सा है। आज अंबानी की Z+ सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि पहले वो बिजनेसमैन बना है, उसके बाद उसको Z+ सिक्योरिटी मिली है, या डे 1 से Z+ सिक्योरिटी मिल गई थी उसको। पहले उसने काफ़ी सारी मेहनत करी है ना, वो उस एम पे पहुंचा तब जाके उसको सिक्योरिटी मिली है, तब जाके उसका नाम हुआ है। और हम लोग क्या है, हम तो सीधा कह रहे हैं नहीं भाई पहले तो Z+ सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद हम काम करेंगे। तो गाइस दिस इज द पैरामीटर्स। आपको जॉब में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल के जॉब पे जाना है। अगर आप
खाली डुकैट के भरोसे बैठे हुए या किसी के भी भरोसे बैठे हो या भैया के पापा के भरोसे कि ये कोर्स करके आ जा और तेरी जॉब में लगवा दूंगा, तो सिंपल सा आप देखिए, अगर किसी ने भी आपको रेफरेंस दिया वो आपको सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा। तो गाइस दीज आर द फर्स्ट पैरामीटर साइबर सिक्योरिटीज वाले। रीज़न है क्योंकि आपका नेटवर्किंग का पार्ट खत्म हो चुका है, कल से ये बैच डिवाइड हो जाएगा। क्लाउड वाले जो बच्चे हैं, क्लाउड इंफ्रा वाले बच्चे हैं, वो 10:30 आएंगे कल से, और साइबर सिक्योरिटीज वाले मॉर्निंग 9 o'clock आएंगे। दोनों का बेस्ट टाइमिंग कल से अलग हो जाएगा। क्लाउड वालों का मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने वाला हूँ और साइबर सिक्योरिटीज वालों का मैं इथिकल हैकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोनों को अलग अलग टाइमिंग पे बैच आएगा। 9:30 किसी को बैच, 9 o'clock किसी को बैच नहीं मिलेगा, सिर्फ साइबर सिक्योरिटी वाले बच्चों को ही कल से 9 बजे आना है, और जिनका क्लाउड इंफ्रा है वो 10:30 कल से आएंगे। नाउ गाइस दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर्स कि ये हमारी ऑपरेशन टीम है, यानी कि ये चीज़ें होंगी तभी आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई डेवलपमेंट आप कर सकते हो, यस या नो। यानी कि आपके पास कंप्यूटर होगा तभी आप उस पर कोई काम कर पाएंगे। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क है वो IAS लेयर के अंदर आता है। इंफ्रा से रिलेटेड जो भी काम है, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी काम है, वो किससे रिलेटेड है, IAS। लेकिन अब आता है PAS। तो साइबर सिक्योरिटीज वालों को डेवलपर की भी नॉलेज होनी चाहिए। उनको किस चीज की, डेवलपर, यानी कि पैस जो लेयर है वो हमारी कौन सी लेयर है, डेवलपर लेयर है। साइबर सिक्योरिटीज को डेवलपर्स की क्यों नहीं चाहिए, यानी कि डेवलपमेंट की इसलिए नॉलेज होनी कि उनको छोटे छोटे बग्स अगर बनाने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी के नेटवर्क के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, तो एंट्री आप किस चीज़ के थ्रू करोगे, वाया किसके थ्रू करोगे। तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई छोटा मोटा कोड लिख के कोई छोटा मोटा वायरस बनाओगे। वायरस इज कॉल्ड अ वायरस, उसको बोलते हैं अनवांटेड लिंक, क्लियर, जो आपको उसके घर के अंदर जाने का रास्ता दे। यानी कि आप उसके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो डेवलपमेंट ही कर सकता है, क्योंकि कोई भी लिंक बनाने का काम, कोई भी छोटी मोटी वेबसाइट बनाने का काम, या कोई भी पेज बनाने का काम, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने का काम, कोई भी छोटी मोटी एप्लीकेशन बनाने का काम, ये सारा का सारा काम कौन करता है, डेवलपर्स करता है, क्लियर। तो वो छोटी मोटी चीज़ें बनाना, वो छोटी छोटी एप्लीकेशन बनाना, और छोटे छोटे बग्स बनाना, बग्स इज कॉल्ड अ एरर, वो छोटे छोटे एरर्स बना के भेजना, ठीक है ना। यानी कि क्या कि आपको अनवांटेड बार बार मैसेज आते रहे, तो आप भी क्या करेंगे, अनवांटेड कॉल आपके पास आते हैं तो कहेंगे यार क्या है, बार बार कस्टमर केयर का कॉल हर आधा घंटे में आता है, हर आधा घंटे में आपका कस्टमर केयर आ रहा है, एक बार दुखी होकर आप उस कॉल को पिक ही कर लोगे। आपके पास कोई पर डे 10 बार मैसेज आ रहा है, तो एक ना एक बार आप उस मैसेज को ओपन करोगे ही करोगे, और वो कहता है कि बस सामने वाला इस लिंक पर क्लिक कर दे, मेरा काम हो गया। दैट इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। उस केस में आपको डेवलपर, अब हो सकता है कि वो आप जावा बेस्ड एप्लीकेशन कोई भी चीज़ बना सकते हो अपनी, पाइथन भी हो सकती है, वो आपका डेटाबेस SQL भी हो सकता है। वाई SQL इज इम्पोर्टेंट, SQL इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है गाइस यहाँ पे, क्योंकि आप जो भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो, जितने भी आप ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो, वो सारे के सारे जो फॉर्म है ना वो SQL पे होते हैं, यानी कि बैकएंड में जाके SQL डेटाबेस पे होते हैं। यानी कि आपके डेटाबेस का मतलब है कि सारा डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर है। अब आपने क्या करा, एक कोडिंग के थ्रू एक फॉर्म बना दिया कि लाइक अपनी नेम, ईमेल आईडी, कहते हैं ना कि बहुत सारे बीच में कभी कभार व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि आपको ये आईफोन गिफ्ट मिलेगा, 5 ग्रुप में शेयर कर दो। अब 5 ग्रुप में शेयर करने के चक्कर में क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं। आपने अपनी 2 इन्फॉर्मेशन दे दी और ईमेल आईडी तीसरी दे दी। अब आपने शेयर करा, उस ग्रुप में भी आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट 2-4 बंदे और होंगे, कहेंगे भाई आईफोन मिलेगा, चक्कर तो घुमाना है, खाली 5 क्वेश्चन हैं, 5 बॉक्स ओपन करने हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में बेले लोग बहुत सारे हैं, वो उसको शेयर कर देंगे। वो ये नहीं कह रहे कि ऐसे कर करके हम अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर चला गया, अब उसको आपको मेल भेजने के लिए आपकी ईमेल ही तो चाहिए, और मैसेज करने के लिए फ़ोन नंबर चाहिए, और नाम आपका है ही। तो लाइक हेलो मुकुल, दिस इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, नाउ द वेलकम टू दिस इज़ गिफ्ट फॉर यू। आज आपका बर्थडे है, ये गिफ्ट आपको मिल रहा है, क्लिक कर दो,
मुकुल कहेगा सही यार किसी दोस्त ने भेजा होगा, हाँ या ना। एक नॉर्मल बता रहा हूँ, पैटर्न तो यही है, लेके मत जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी का नाम लेके तो एग्जाम्पल दूंगा ना। कोई लड़की बन के आलम को मैसेज भेज रही है हैप्पी बर्थडे आलम, लड़की कहेगा यार ये कौन है यार, तुरंत क्लिक करेगा भैया देखता हूँ मैं कौन है। तो गाइस सिंपल सा है, अनवांटेड चीजें यानी कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं आप उनको लीक मत करो। आजकल बहुत सारे आते हैं कि मेरे पास पार्ट टाइम जॉब्स है, आपको सिर्फ क्या करने हैं यूट्यूब पे रिव्यू करने हैं, हम आपको 50 रुपये पर रिव्यू देंगे, पर डे का 3000 आप कमा सकते हैं। वो स्टार्टिंग में आपकी डिटेल ले लेंगे, आपका यूपीआई आईडी ले लेंगे। लोगों को लगता है कि यूपीआई आईडी से हम अपनी डिटेल नहीं ले सकते, यूपीआई आईडी से आपकी सारी डिटेल मिल जाती है, आपके क्यूआर कोड से आपकी डिटेल मिल जाती है। बहुत लोग कहते हैं हमने अपना फ़ोन नंबर वगैरह दिया, यूपीआई आईडी दे दी, पेमेंट आती किससे आपके बैंक में, उसी यूपीआई आईडी से ही तो आती है, वो यूनिक ही तो है, वो किसी और की तो होगी नहीं। आपने अपनी यूनिक आईडी दे दी, आपने 2 दिन रिव्यू करे तो उसने आपको 200-300 रुपये दे दिए, उसके बाद आपसे कह रहा है आप इतने रुपये जमा करिए तो आपको ये मिलेगा। उसमें आप अपना नाम भी दे रहे हैं, कहते नहीं हमने कोई बैंक डिटेल नहीं दी, हमने अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, तो 3 चीज़ तो पहले ही चली गई। व्हाट्सएप पे अब आपसे बात कर रहे हैं मतलब आपका नंबर उसके पास है, यूपीआई आईडी आपने दे दी यानी कि बैंक की डिटेल्स भी यूपीआई के थ्रू आपकी पहुंच चुकी है कि किस यूपीआई बैंक के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आती है और नहीं आती है। यस या नो। ईमेल आईडी भी आप लोगों ने दे दी उसको। 200 रुपये आपको मिले, आपने क्या करो 200 के चक्कर में 4 दोस्तों को और लगा दिया इस काम पे, बिल्लों को, अब इस पे कर ले, 15 मिनट का काम है, 100-200 रुपये रोज मिलते रहेंगे। चल रहा है ये स्कैम, चल रहा है ना। सो गाइस दिस इज ऑल कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वो कोडिंग के थ्रू वो उस टाइप्स का कोड बनाया जाता है। ये सारा का सारा काम किसका, डेवलपर का है। अब वो कोडिंग का कोड क्या है, यहाँ पर क्या है कि वेबसाइट्स आपको बनानी है, तो वेबसाइट के लिए कौन चाहिए, डेवलपर चाहिए। अब वो डेवलपर जावा, पाइथन, एसक्यूएल के थ्रू हमारे फॉर्म्स बनते हैं, लाइक का पीएचपी भी हो सकता है, वर्डप्रेस भी हो सकती है। तो लाइक डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो यानी कि सेकंड लेयर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि अगर आपको ये सारा का सारा काम करना है तो नाउ कि आपके पास सबसे पहले क्या नीड चाहिए, यू नीड अ IaaS, यानी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की रिक्वायरमेंट्स है। यानी कि अगर जो डायरेक्ट जावा, पाइथन वगैरह पे आते ना, उनको पूछना, उनको इंटरनेट तक चलाना नहीं आता अपने सिस्टम में, उनको नहीं पता। आप उनसे पूछे यार IP एड्रेस क्या होता है, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे अगर आप ये पूछेंगे ना लाइक ये बताओ यार वेबसाइट को लाइव पब्लिश करेंगे, तो 10 में से शायद ही होगा कि एक बंदा बता दे, नहीं पता होता। उनको बोलो कि अगर आपका सिस्टम हैंग हो जाए तो कैसे करोगे, आपको इंटरनेट से अगर आप DHCP डिसेबल कर दो ना, तो वो अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, उनको मैनुअल IP तक नहीं डालना पड़ता। आप उनसे बोलो आप अपने सिस्टम में IP एड्रेस डालिए, उनसे क्या, मेरे स्टूडेंट से पूछ के देख लो, आधे से ज़्यादा को नहीं पता होगा अभी भी, आधे से ज़्यादा यार, तो आधे वालों में आता है, ज़्यादा वालों में नहीं है, ठीक है। तो गाइस दीज आर द पैरामीटर्स, ये सेकंड लेयर है। अब डेवलपर ने क्या करा, IaaS में यहाँ पे एक मशीन ली, उस मशीन पे उसने एक जावा लिया, जावा के थ्रू उसने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर छोटा सा बना दिया। अब वो सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने इस पर्टिकुलर एंड यूज़र को भेज दिया, यूज़र लाइक यू एंड मी, हम इंटरनेट से कनेक्ट है, हमारे पास मेल आ गई। अब आपने क्या करा, सॉफ्टवेयर है, इस पर जैसे क्लिक करा वो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आपके सिस्टम में रन हो गया। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि आप जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे, यानी कि जो हमारे साइबर सिक्योरिटीज वाले होते हैं वो बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो किस लोकेशन पे कर रहे हैं, सेफ लेयर पे बैठ के काम करेंगे। यानी कि उनके पास क्या छोटे छोटे टूल्स होंगे, बट उन टूल्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को मैनेज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो IaaS को, यानी कि अगर उनको प्रोटोकॉल स्कैन करना है तो यहाँ पर वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलाएंगे जिसके थ्रू प्रोटोकॉल, लाइक अब मुझे देखना है पूरे इस इंटायर ऑफिस के अंदर आप लोगों के लैपटॉप्स के मैक एड्रेसेस क्या क्या हैं, मुझे तो नहीं पता ना। यू ऑल आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। मैंने सिंपल सा कमांड प्रॉम्प्ट पे आया, CMD टाइप करा, मेरे पास एक होती है ARP, लेकिन ARP नॉर्मली आपसे हेल्प खुल के आ रही कि किस तरह से, डिस्प्ले द करंट ARP एंटिटी फॉर इंटीग्रेटेड द करंट प्रोटोकॉल डेटा, यानी कि IP और फिजिकल, यानी कि मुझे अगर आप सबके फिजिकल एड्रेस देख रहे हैं जो जो मेरे इस पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है,
सो ARP ARP-A यह बता रहा है कि यहाँ पर इतने लोग कनेक्टेड हैं, इनके ये फिजिकल एड्रेसेस हैं, दैट इज यहाँ पर 1.9 किसी सिस्टम को मिला हुआ है, 1.19 किसी सिस्टम को है, 27 आपके फिजिकल एड्रेस ही है। अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड तो आप अपना आईपी देख के बताइए, आपका फिजिकल एड्रेस है, और डायनेमिक आपको DHCP के थ्रू आपको आईपी मिला हुआ है। तो सिंपल सा है, मुझे यहाँ से इसका फिजिकल एड्रेस मतलब है कि आपका चिपसेट का एड्रेस, मैं इसके थ्रू भी हैकिंग कर सकता हूँ, मैं इसके थ्रू भी मैपिंग कर सकता हूँ, क्योंकि आपका कोई भी डेटा जब ट्रांसफर होता है तो आपका आईपी और आपका मैक एड्रेस दोनों चीज कनेक्ट होके जाते हैं। आईपी आप चेंज कर सकते हो बट मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है। तो कोई भी अनवांटेड मेल जब किसी को भेजता है ना, तो मैक एड्रेस के बेस पर ही ट्रैकिंग होती है। इसी कोई भी आपको अनवांटेड कॉल करेगा, उसके तुरंत बाद के बाद वो उस नंबर को स्विच ऑफ कर देगा, फेंक देगा, वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज नहीं करेगा। वो कहता है यार आपने कॉल करी तो आप सोचते हो सिम निकाल के फेंक दो, भाई सिम से नहीं, उसका IMI नंबर ट्रैक हो जाएगा, आप ट्रैकिंग में आ जाओगे, आपको पूरा हैंडसेट ही फेंकना पड़ेगा। यस या नो? तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या है सॉफ्टवेयर, यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे बैठ के मुझे अपना हार्डवेयर स्कैन करना है, मुझे नेटवर्क स्कैन करना है, मुझे सर्वर्स के रिलेटेड लूप फॉल सर्च करना है, मुझे क्लाउड से रिलेटेड लूप फॉल करने हैं, मुझे लाइक डॉकर से रिलेटेड फुट करना है। तो दिस ऑल इज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। अब ये ARP क्या होता है, रिवर्स ARP क्या होता है, मैक एड्रेसेस क्या होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग और सर्वर और क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन, ये सारी चीज के अंदर आता है। बट आपने जितना ज्यादा इस पे काम करा होगा उतनी ज्यादा आपको इन चीजों की क्या होगी, नॉलेज होगी। बट अब किसी ने काम ही नहीं करा तो अब क्या होगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक एक कमांड है सिंपल सा ट्रेसर या पिंग कमांड। पिंग कमांड सबको पता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड पिंग कमांड और एक्सटेंडेड पिंग कमांड, दो टाइप की पिंग कमांड्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है एक्सटेंडेड पिंग कमांड्स। क्या फर्क है दोनों में? पिंग तो पता है ना, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड पिंग कमांड्स क्या होती है? पिंग करके जो -T लिखेंगे तो वो नॉन स्टॉप चलते रहेंगे, और एक पिंग लिखेंगे तो 4 टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगी। वो नहीं है, वो दोनों ही स्टैंडर्ड ही है। फिर बताओ सर क्या है? एक्सटेंडेड पिंग कमांड से कि मेरे पे यहाँ से दिल्ली में जाना है, तो मैं दिल्ली से पिंग करूँगा मुंबई के, यानी कि दिल्ली से मुंबई के सिस्टम का आईपी होगा मेरे पास, मैं उसको पिंग करूँगा तो मुझे पता लगेगा कनेक्टिविटी है या नहीं। बट मैं कहता हूँ कि बीच में कानपुर पे कोई प्रॉब्लम आई है, तो मैं कानपुर से लखनऊ के बीच की भी कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड पिंग कमांड। यानी कि स्टेट बाय स्टेट में कनेक्टिविटी चेक कर सकता हूँ, कहाँ से कहाँ तक का रूट मुझे चेक करना है। यानी कि मैं कहता हूँ कि दिल्ली निजामुद्दीन टू लाइक का मुझे आगरा जाना है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि निजामुद्दीन टू फरीदाबाद के बीच की कनेक्टिविटी चाहिए। अब मैं कहता हूँ फरीदाबाद टू पलवल के बीच की कनेक्टिविटी चेक करनी है, गॉट इट? क्योंकि वो कह रहा है कि यार पलवल से आगे का रूट क्लियर है और फरीदाबाद से पहले का रूट क्लियर है, यानी कि मेरा जो ट्रैफिक रुक रहा है वो कहाँ पे जाके रुक रहा है वो मुझे चेक करना है ना। अब दिल्ली टू मुंबई हम लोग चेक करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन, बीच में और भी तो 20 जगह हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि प्रॉब्लम डेस्टिनेशन पे ही हो। तो बीच में से अगर मुझे ट्रबल शूटिंग करना है तो वी आर यूजिंग द एक्सटेंडेड पिंग कमांड। वो ऐसा नहीं दिखेगा, उसके लिए नेटवर्किंग के डिवाइसेस चाहिए, एड्रेस भी तो चाहिए मुझे। तो बताओ सर, फिर मुझे घर जाकर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन दे दिया ना, डिफरेंस बिटवीन पिंग और एक्सटेंडेड पिंग कमांड। नॉर्मल सा है, कोई टूल नहीं होता, नॉर्मल है। द डिफरेंस बिटवीन EXTENDED एक्सटेंडेड पिंग ऐसी बात बताए दिमाग में घूम एंड पिंग। So ping command is a network diagnostic tool used to that. So extended ping allow for the more details controller and customization of the pinging process, including specifying the source address, numbers of packet size and timeout। काफी सारी चीजें इसमें हमें डिटेल्स में मिलती हैं। ये आपको CCNP में भी नहीं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द CCIE। जब कोर नेटवर्किंग में नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द CCIE। तो काफी सारी चीजें हैं। तो अब साइबर सिक्योरिटीज को ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए कि भाई मुझे कहां से कहां तक का ट्रैफिक ट्रैक करना है,
कहाँ से कहाँ तक मुझे सिक्योरिटी बिल्ड करनी है। अच्छी चीज़ बताई सर आपने। प्रॉब्लम है आप घर जा रहे हो, घर से 100 मीटर के बाद आपकी रोड खराब है, तो आप घर से रोड बनाओगे, वो 100 मीटर के बाद की जो रोड है उसको सही करोगे। कहेंगे नहीं सर हम तो गवर्नमेंट वाले हैं, पहले पूरी रोड तोड़ेंगे क्योंकि हमें पैसा मिलना है, फिर पूरी दोबारा बनाएंगे। वो छोटा सा गड्ढा हम क्यों भरें, क्योंकि उसमें पैसा थोड़ा मिलेगा। क्यों भाई, तो हम तो पूरी रोड का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, हम तो और पहले कुल्हाड़ी लेके ना फावड़ा लेके और रोड में गड्ढे करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? आज गीता कह रहे होंगे तनीषा वगैरह कि सर आज कौन से लेक्चर पे ले गए। सही में सर, ये तो हमें पढ़ाया भी नहीं, पिंग एक्सटेंडेड पिंग। ये किसी को भी नहीं पढ़ाया मैंने, डुकैट में फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, डुकैट के अंदर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली ये सारी डिटेल्स में चीज़ें इंटर्नशिप में पढ़ती। देखिए डुकैट में मैं डुकैट का कोर्स फॉलो करता हूँ। इंटर्नशिप में नाउ वी हैव फॉलो द इंडस्ट्री, वहाँ मैं कंपनी के रूल को फॉलो करता हूँ। वहाँ मेरे लिए कोर्स मैटर नहीं करता, मेरे लिए काम मैटर करता है कि आपको काम क्या करना है। यहाँ पर 20 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं जो आपकी यूज़ में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए थी। बट इंटर्नशिप में आपको वही बताया जाएगा जो उसका काम होगा। दोनों में यही फ़र्क है कि 100 चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो ज़रूरी है या जिस पे काम करना है वो ज़रूरी है। तो सिंपल सा, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपको मसाले की लिस्ट बताओ तो आप 20 मसाले बता दोगे। क्या सब्जी बनाने के लिए सारे मसाले एक बार में यूज़ करते हो? बोलेंगे 4 स्टैंडर्ड मसाले आपके घर में होने चाहिए, आपके घर में सब्जी बन जाएगी। यस या नो? यस सर। गरम मसाला भी ज़रूरत नहीं है सब्जी बनाने के लिए। हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक, बस ये 4 चीज़। अब नुकसान करे या फ़ायदा करे, मैं तो रूल बता रहा हूँ ना भाई। तो नाउ कि मैं कहता हूँ फालतू की चीज़ जब चाहिएगी तब पढ़ लो, लेकिन जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, जो मैंडेटरी की पॉइंट्स हैं, वो तो क्लियर होने चाहिए। जिस चीज़ को आप 70 to 80% यूज़ करने वाले हो वो पॉइंट्स तो क्लियर होने चाहिए। यस या नो? वही लॉजिक है। आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपको उसको बनवाओ, बट टायर्स में हवा प्रॉपर होनी चाहिए, ऑयल प्रॉपर होना चाहिए। अब स्क्रैच को सही करा रहे बट टायर फटा हुआ है, उसको चेंज नहीं करा रहे, क्या होगा? स्क्रैच ज़्यादा जरूरी है, टायर गाड़ी का सही कराना जरूरी है? बट यहाँ स्क्रैच, गाड़ी चमकनी चाहिए। चाहे हमें नॉलेज ना हो बट हमारे कपड़े चमकते होने चाहिए, आईफोन हमारे हाथ में होना चाहिए। क्यों भाई? चाहे नॉलेज कुछ नहीं हो। मैं अबे तो अपने ऊपर क्यों लेके जा रहा है यार? सब लोग अपने ऊपर लेके चले आते हैं यार। फिर तो मैं एग्जाम्पल ही नहीं दूंगा। सैप्स में लाइक जो भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपको कोई डेवलपमेंट नहीं है। देखिए डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ पर भी कोडिंग का पार्ट है वो आपका डेवलपर आ जाएगा। कोड के थ्रू अगर आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो लाइक MS ऑफिस, टैली, ठीक है ना, गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, ये सारे क्या, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। आप इनको सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं और इनके थ्रू क्या करते हैं, आप इनको यूज़ करते हैं। बट जावा अब बोलते हैं तो जावा क्या है, जावा को भी आप सॉफ्टवेयर कॉल करोगे। तो जावा एक एप्लीकेशन बेस्ड है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो पैस लेयर पे आएगा, और जहां पर सॉफ्टवेयर चलेगा वो IIS लेयर पे आएगा। यानी कि जावा कहां पे चल रहा है, सर्वर पे, IIS लेयर। जो सॉफ्टवेयर जावा के थ्रू बना वो भी कहां चलेगा, किसी ना किसी लैपटॉप पे रन करेगा, वो भी क्या है आपकी IIS लेयर पर ही करेगा। यानी कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जहां पर चल रही हैं उस लेयर को वी कैन कॉल द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यानी कि या तो आप उसको सर्वर पे चलाओगे, या आप उसको मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करोगे, या आप अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करोगे। यस या नो? इसके अलावा कोई चौथी जगह है? पर इंस्टॉल करने के बाद भी उसके थ्रू जो डेटा कलेक्शन आएगा वो आपके हार्ड ड्राइव के अंदर आएगा। अब हार्ड ड्राइव में भी कंपनीज क्या कहते हैं कि सिंपल सा है कि अब डेटा भी अगर आपके मोबाइल फोन में, तो यहाँ पर भी है कि आपने हो सकता है कि डेटा आपने लोकल मोबाइल में रखा हुआ है या गूगल स्टोरेज पे रखा हुआ है। अब हैकर है तो हैकर क्या करेगा कि यार उसकी गूगल ड्राइव तक कैसे पहुंचा जाए, कहेगा इसकी ईमेल आईडी है।
अगर इसकी ईमेल आईडी मिल जाए और इसका पासवर्ड हमें क्रैक हो जाए तो हम इसकी ईमेल आईडी ओपन कर लेंगे और ईमेल आईडी में इसके बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाएगी क्योंकि सब चीज़ कनेक्टेड है। इसका गूगल ड्राइव भी एक्सेस हो जाएगा हमें, यस या नो। और ईमेल आईडी के थ्रू में ये भी पता लग जाएगा ये कहाँ कहाँ पर किस किस को मेल करता है। इसने अगर अपना रिज्यूम भेजा तो अदर डिटेल्स भी मुझे मिल जाएंगी, यस या नो। तो हम लोग खुशी खुशी हो गए। लाइक आपको पता होगा कि जब भी मैं अगर यहाँ पे ईमेल आईडीज यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा ना कि मैंने कभी भी अपनी पर्सनल ईमेल आईडीज यहाँ पर कभी भी यूज़ नहीं करी। मेरे पास सिर्फ एक ही ईमेल आईडीज रहती है। इट्स नॉट माई पर्सनल ईमेल आईडी, ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है, ये मैंने अलग से अपनी बना रखी है, iccpnorthindia@gmail.com। ना द ICCP की भी पर्सनल ईमेल आईडीज अलग है, ICCP इन्फोटेक के नाम से है वो। ये स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए डेडिकेटेड ईमेल आईडी बना रखी है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इवन मेरे पास मेरा एक मोबाइल नंबर है, मेरे पास एक अलग से सेपरेट मोबाइल ईमेल आईडीज है जिसको मैंने बैंक में रजिस्टर्ड करा हुआ है, जिस पे ना तो मैंने कोई फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है, ना ही कोई यूट्यूब अकाउंट है, ना कोई भी चीज़ है। वो ईमेल आईडीज कहीं किसी भी पोर्टल पे रजिस्टर्ड ही नहीं करी हुई मैंने। और वो ईमेल आईडी भी मेरे बेटे के नाम पर है, अपने नाम पे भी नहीं बना रखी। तो सिंपल सा है गाइस, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो। आज के टाइम पे हर बंदा आपकी चीज़ों को लेने के लिए घूम रहा है। आप अपनी चीज़ों को कैसे सेव कर सकते हो? नहीं है तो इंडियन गवर्नमेंट से सीख लो। मोदी जी को पता है सामने वाले की जेब से पैसा कैसे निकालना है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाले के पास पैसा है। वो कोई ना कोई ऐसी स्कीम लॉन्च करते रहते हैं कि सामने वाला ना चाह के भी उस चीज़ में पैसा लगाता है। कहते पेट्रोल महंगा कर दो, गवर्नमेंट क्या करते, पेट्रोल महंगा कर दो। उनको पता है पेट्रोल लेगा वो, आलू प्याज पे तो लड़ेगा। फोन महंगे कर दो, पिज्जा बर्गर महंगे कर दो, इंटरनेट पैक बढ़ा दो, यस या नो। इन पे वो शोर नहीं मचाएगा, क्योंकि आलू प्याज पे शोर कौन मचाएगा? घर की लेडीज। तो आलू प्याज को सस्ता रखो, बाकी जो लोग नॉनवेज खाते हैं, KFC वगैरह में जाओ, हैं डोमिनोज पे जाओ, वहाँ पे कोई शोर नहीं मचाता कि 50 रुपये का बर्गर 100 रुपये का क्यों हो गया, एक कोल्ड कॉफ़ी 40 रुपये की 80 रुपये की क्यों हो गई। कोई शोर मचाया है? पेट्रोल पे 2 रुपये बढ़ जाएं, देखो दंगे होने स्टार्ट, यस या नो। तो वो कहता है नहीं यार, जो इंसान कहता है ना छोटी चीज़ पे जो लालच करता है उसको कभी मत बढ़ाओ। बट आलू प्याज और गैस आज भी वहीं पर है मोस्टली, कि उनका प्राइस 10% 15% बढ़ा होगा 10 साल में, लेकिन मूवी टिकट से लेके अदर चीज़ें ले लो वो ट्रिपल हो गई हैं। हाँ या ना? सारी चीज़ें बनती तो उन्हीं वेजिटेबल से है, वो चीज़ नहीं बढ़ी बट अदर चीज़ें सारी चीज़ बढ़ गई। क्यों? कैलकुलेशन करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो देश की जनता है ना वो सोचती कम है, उनको चाहिए छोटा लोभ। आज अभी आपने देखा होगा कैसे, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।